बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम शेप ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे एंड कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव साइट को डिस्कस करेंगे। एंजाइम के लेक्चर को हम डिटेल से लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम शेप ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे कि कौन सा सबस्ट्रेट कौन से एंजाइम पर आकर अटैच होगा, और एक्टिव साइट के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। होलो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम क्या है, तो इन सब को आज डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। ये एक डायग्राम है जो आपकी बुक में शो किया गया है। ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, और ये 3 किस्म के सबस्ट्रेट दिए गए हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो यहाँ पर इस एंजाइम के एक्टिव साइट पर प्रोटीन आकर अटैच होगा, क्योंकि प्रोटीन का साइट जो है वो एक्टिव साइट के साथ रिजेम्बलेंस कर रहा है। अदरवाइज़ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स यहाँ पर आकर अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि ये डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं और इनकी शेप जो है वो इस एक्टिव साइट के साथ मैच नहीं कर रही। तो इन के अलग अलग एंजाइम्स होंगे। कार्बोहाइड्रेट के अलग एंजाइम्स होते हैं, फैट्स के अलग एंजाइम्स होते हैं। फैट्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइपेज हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट एंजाइम्स हो सकते हैं, अमाइलेज वगैरह। तो हर एंजाइम के सबस्ट्रेट डिफरेंट होते हैं, हर सबस्ट्रेट का एंजाइम डिफरेंट होता है। स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। तो यहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम है जो प्रोटीन को कैटालाइज करेगा। इस डायग्राम का ये मतलब हुआ कि स्पेसिफिक एंजाइम्स ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकते हैं। हर एक सबस्ट्रेट के अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। और जो ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट की यहाँ पर डायग्राम आपकी बुक में शो की गई है। यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है, और आप लोगों को मालूम है कि एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये जब फोल्डिंग्स होगी इसकी, तो ये टर्शरी और सेकेंडरी टर्शरी फोल्डिंग्स होगी, तो ये इस फॉर्म में आएगा, ग्लोब्यूल की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड के अंदर अमीनो एसिड्स के क्लम्प्स हैं जो 3 to 12 अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये आपस में जब पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो ग्लोब्यूल की फॉर्म में जब आएगी, तो ये जो अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस हैं ये आपस में क्लम्प बना देंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो एक्टिव साइट जो है वो अमीनो एसिड का क्लम्प होता है। अमीनो एसिड के जो आपस में मिल जाते हैं अमीनो एसिड्स, तब एक्टिव साइट बनाते हैं। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स के अंदर कम से कम 3 अमीनो एसिड्स हो सकते हैं एक्टिव साइट के पास। एक्टिव साइट्स क्या होते हैं? एक्टिव साइट्स के अंदर कम से कम 3 अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 12 अमीनो एसिड्स हो सकते हैं एक एक्टिव साइट के अंदर। और एक्टिव साइट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? एक्टिव साइट जो हैं वो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम होते हैं, यानी कि एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है वो एक्टिव साइट ही परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक्टिव साइट 3 डायमेंशनल कैविटी होती है, ये देख लें, ये 3 डायमेंशनल कैविटी आपको नज़र आ रही है, और चार्ज बेयरिंग होती है, यानी कि ये नॉन कोवेलेंट होते हैं। नॉन कोवेलेंट का मतलब ये है कि ये आयोनिक इन नेचर होते हैं, जिनके अंदर चार्ज होते हैं। तो इनके पास चार्जेस होंगे या फिर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तब ही ये सबस्ट्रेट जो है वो इनके साथ आकर अट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। तो ये चार्ज बेयरिंग होते हैं, और इनके अंदर कौन सी इंटरेक्शंस होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटरेक्शंस हो सकती हैं और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकती हैं, यानी कि ये कोवेलेंट के बग़ैर जितनी भी इंटरेक्शंस होंगी, आयोनिक इंटरेक्शंस, वो सब की सब इंटरेक्शन जो हैं वो एक्टिव साइट के अंदर पाई जाएंगी। इसी वजह से एक्टिव साइट के पास स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आकर अटैच होते हैं। कंपोनेंट्स की बात अगर हम करें तो एक्टिव साइट की 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक है बाइंडिंग साइट, जहाँ पर एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइजेशन वाला पार्ट होता है एक्टिव साइट का, उसे हम बाइंडिंग साइट कहते हैं। और एक होता है कैटालिटिक साइट, जहाँ पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर कैटालिटिक साइट के अंदर सारा फंक्शन हो रहा होता है। जब बाइंडिंग साइट हो जाती है, जब सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ, तब जो है कैटालिटिक साइट के अंदर उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट के अंदर, और ये एक्टिव साइट के 2 पार्ट ही परफॉर्म कर सकते हैं एंजाइम के अंदर। यहाँ पर एंजाइम्स की कैटेगरी को अगर हम देखें
तो एंजाइम की 3 कैटेगरीज होती हैं। कुछ सिंपल एंजाइम्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्लोब्यूलर प्रोटीन के ही बने होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। अच्छा, इनकी एग्जांपल क्या है? ये सिंपल एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीएज जो प्रोटीन को कैटेलाइज करते हैं, लाइपेज जो लिपिड को कैटेलाइज करते हैं, और अमाइलेज जो स्टार्च को कैटेलाइट करते हैं। तो ये बात याद रहे कि एंजाइम के जो वर्ड्स हैं, जो सफिक्स वाले वर्ड्स हैं, जो एंड वाले वर्ड्स होते हैं, उनके आखिर में ASE लाजमी होता है। ASE ज़रूर होता है उनके सफिक्स पे। तो जिसकी वजह से हम इनको जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि ये एंजाइम्स हैं। और एंजाइम 3 कैटेगरीज़ के होते हैं। सिंपल एंजाइम्स हो गए ये, तो जस्ट इनके पास प्रोटीन होगा, प्रोटीन के ही बने होते हैं। और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है, जिनको हम होलो एंजाइम कह सकते हैं, या फिर कंप्लीट एंजाइम कह सकते हैं, या फिर कंजुगेटेड एंजाइम भी कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिक्वायर्ड कोफैक्टर फॉर एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के लिए इनको कोफैक्टर की ज़रूरत होगी। कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। होलो एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, एक कोफैक्टर जिसे हम नॉन प्रोटीन पार्ट कहते हैं। कोफैक्टर पे डिटेल लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एपो एंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का। तो प्रोटीन पार्ट तो ऑलरेडी होता ही है एंजाइम के पास। जब एंजाइम के पास नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होगा, कोफैक्टर यानी कि अटैच होगा, तब जाके ये एक्टिवेट होगा। अदरवाइज़ ये सिर्फ और सिर्फ एपो एंजाइम की कंडीशन में ये एक्टिवेट नहीं हो सकता। ये इस तरह के एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम की डायग्राम है। ये एक एंजाइम है जिसका सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, जिसे हम एपो एंजाइम कह रहे हैं। और ये कोफैक्टर है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट आकर कोफैक्टर की एक्टिव साइट पर अटैच होगा। अटैच होने के बाद ही एक्टिव साइट जो है वो एक्टिवेट होगी, और फिर सबस्ट्रेट आकर अटैच होंगे एक्टिव साइट पर। अदरवाइज़ एक्टिव साइट एक्टिवेट नहीं होगी विदाउट कोफैक्टर, ये बात याद रहे। तब ही जाकर एक्टिव साइट एक्टिवेट होगी और सबस्ट्रेट आकर अटैच होंगे और कैटालिटिक प्रोसेस इनका स्टार्ट होगा। और कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम जब आपस में अटैच होंगे तो उस कंडीशन को हम कहेंगे होलो एंजाइम। तो इस वक्त ये जो एंजाइम है ये होलो एंजाइम है, और ये कैटालिटिक प्रोसेस के लिए एक्टिवेट हो गया है। और ये जब एपो एंजाइम की फॉर्म में था तो ये इनएक्टिव था, क्योंकि इसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं था। और जैसे ही इसके साथ कोफैक्टर अटैच होंगे, यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होंगे, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये जो है वो सबस्ट्रेट को कैटालिटिक प्रोसेस इन्वॉल्व होगा और स्टार्ट हो जाएगा, और ये होलो एंजाइम कहलाएंगे। और एंजाइम की 3rd टाइप ऐसी टाइप है जब एंजाइम विदाउट कोफैक्टर कैन शो एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेट। ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो कोफैक्टर के विदाउट काम कर सकते हैं और एक्टिव और इनएक्टिव दोनों स्टेट शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेप्सिन एक एंजाइम है जो हमारे स्टमक की वॉल से सेक्रीट होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। सो पेप्सिन जो है वो एक्टिव स्टेट में नहीं हो सकते। अगर पेप्सिन हमेशा एक्टिव स्टेट में होंगे तो पेप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो स्टमक की वॉल जो है वो कम्प्लीटली प्रोटीन की बनी होती है। तो पेप्सिन अगर एक्टिव स्टेट में हमेशा रहेंगे तो वो पूरे स्टमक को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इस वजह से इस पेप्सिन एंजाइम को इनएक्टिव स्टेट में रखा जाता है, जिसे हम पेप्सिनोजीन कहते हैं। और ये इनएक्टिव स्टेट में कब होगा? और इनएक्टिव स्टेट आप लोगों को मालूम है, इनएक्टिव स्टेट को हम एपो एंजाइम कहते हैं। तो ये जो इनएक्टिव स्टेट होगा पेप्सिनोजीन, ये एपो एंजाइम की फॉर्म में होगा। और ये डायग्राम है एक एपो एंजाइम की। और एपो एंजाइम के सरफेस पे पॉलीपेप्टाइड के फ्रेगमेंट्स होते हैं दैट डू नॉट अलाउ द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये जो सबस्ट्रेट है इसकी बाइंडिंग को ये अलाउ नहीं करेंगे। ये पॉलीपेप्टाइड का फ्रेगमेंट जो है वो आकर एपो एंजाइम के एक्टिव साइट पर अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव रहेंगे। और यहाँ पर ये बात याद रहे कि कोफैक्टर नहीं है। यहाँ पर तो कोफैक्टर आ गया था, नहीं था, तो यहाँ पर कोफैक्टर के बजाय पॉलीपेप्टाइड के फ्रेगमेंट्स होंगे और एपो एंजाइम के ऊपर, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एमसीक्यूज़ के अंदर। सो क्लियरली आप यहाँ पर गौर से देखें। तो जैसे ही स्टमक की वॉल से
HCl रिलीज़ होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होगा। डाइजेशन वाले टॉपिक में आपको जब पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो जब HCl रिलीज़ होगा स्टमक की वॉल से तो पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ये एपो एंजाइम की सरफेस से पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स रिमूव हो जाएंगे, फिर ये सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा और फिर ये एपो एंजाइम जो है वो होलो एंजाइम में कन्वर्ट होगा, यानी कि एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट होगा और पेप्सिन जिसे हम कहेंगे। तो ये एंजाइम एक्टिव और इनएक्टिव दोनों कंडीशन शो कर रहा है विदाउट कोफैक्टर। यहाँ पर कोफैक्टर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर कोफैक्टर के बजाय पॉलीपेप्टाइड था और जो एपो एंजाइम को इनएक्टिवेट रख रहा था। तो एपो एंजाइम को यानी कि पेप्सिनोजीन को इनएक्टिव स्टेट में कौन रखता है? पॉलीपेप्टाइड का फ्रेगमेंट। जब भी पॉलीपेप्टाइड का फ्रेगमेंट पेप्सिनोजीन के एक्टिव साइट पर अटैच होगा तब ये इनएक्टिव होगा और सबस्ट्रेट को नहीं अटैच होने देगा पॉलीपेप्टाइड की चेन, ठीक है। और जैसे ही HCl रिलीज़ होगा स्टमक की वॉल से तब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक्सपोजर से ये पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट रिमूव हो जाएगा और फिर सबस्ट्रेट आकर इस एपो एंजाइम के साथ एक्टिव साइट के पास आकर अटैच होंगे। तब ये एपो एंजाइम होलो एंजाइम में कन्वर्ट होंगे जो कि एक एक्टिव स्टेट है पेप्सिन एंजाइम की। तो ये जो है वो आप कोर्स से समझें इसे, और इसके बारे में MCQs आ सकता है कि कोफैक्टर के विदाउट कौन सा ऐसा एंजाइम है जो एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट दोनों शो कर सकता है। तो वो एंजाइम है पेप्सिन, और इसके अलावा भी एंजाइम्स हो सकते हैं। सो होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।